तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जोकिंग पूरा रिपोर्ट सुनाता है पैलेस लॉर्ड को और उसके बाद जब ये पूरा हो जाता है रिपोर्ट, तो 7-8 कदम या 10 कदम जो भी बोल लो पीछे हट जाता है अब आके। तो यहाँ पर देखो इस समय सभी लोग प्रेजेंट थे, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, मार्किस स्याओ हो गए, इवन पैलेस लॉर्ड जो थे जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हॉल के, जस्टिस हॉल के सभी लोग इस समय थे। सबको पता था कि वॉर चल रहा है, लेकिन इतना डिटेल में किसी को नहीं पता था जैसा कि स्वर्ड पैलेस को पता रहता है। और पैलेस लॉर्ड इसके बाद कहते हैं सबने सुन लिया। और फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से बोलते हैं ऐसा नहीं है कि मैं इतना हार्श होना चाहता हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसा है क्योंकि ये जो नॉन ह्यूमन एक्सपर्ट है ना, ये हमारी बात सुन नहीं रहे हैं और हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। अब इसके बदले में ना लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ कहते नहीं। तो पैलेस लॉर्ड की आवाज़ वैसे भी बोलती है और ये मार्किस याओ से पूछते हैं कि 70% जो अलाइड आर्मी है वो आगे क्यों नहीं पड़ी है, वो कंपनसेशन क्यों मांग रहे हैं। जैसे अलग अलग छोटे छोटे बहुत सारे सेक्ट थे ना, 400 लोग मतलब 400 ग्रुप थे बेसिकली। वो लोग अपने एक्सपर्ट को डिस्पैच नहीं करना चाहते थे इस वॉर में और काफ़ी मतलब कड़े आवाज में ये बोलते हैं मार्किस याओ को। फिर देखो जो मार्किस याओ है ना, ये जो नॉन ह्यूमन जो प्रजातियां हैं मानव के अलावा, उन्हें ऐसा थोड़ा काइंडनेस दिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसके बदले में मार्किस याओ कहते हैं अगर नॉन ह्यूमंस नहीं माने तो क्या करेंगे। तो बदले में पैलेस लॉर्ड कहते हैं फिर मार देंगे और क्या करेंगे। और फिर ये मार्किस याओ को इग्नोर कर देते हैं और पैलेस लॉर्ड जोकिंग से बोलते हैं कि चारों जो ऑनर्ड गार्ड हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि जो भी बात नहीं मानेगा चाहे कोई भी हो उससे वो लोग निपटा दे। मैं देखता हूँ कौन है जो कि इस वॉर में शामिल नहीं होना चाहता है। मार्किस याओ इस दौरान मतलब पैलेस लॉर्ड का नाम लेके कॉन्ग लियांग सियो, तुम सही में बहुत जिद्दी हो और किसी की बात नहीं सुनते हो। तुम ऐसे करोगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। समय आएगा ना तो वो नॉन ह्यूमन इतने बोलने के बाद ये निकल जाते हैं। तो पैलेस लॉर्ड बोलते हैं कि अगर सी सीलिंग काउंटिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये नॉन ह्यूमंस रह के भी क्या करेंगे। मार्किस याओ एक लुक देते हैं जाते जाते। उसके बाद पैलेस लॉर्ड जो याओ टियान जानते हैं ना, उनसे बोलते हैं कि कब ये नॉन ह्यूमन बैटल में जाने वाले हैं। याओ टियान का रिप्लाई आता है 1 दिन के अंदर। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अब कुछ कर नहीं सकते थे, फिर वो स्वॉर्ड सेज यानी पैलेस लॉर्ड की तरफ देखते और चले जाते हैं। बाकी भी 2 पैलेस लॉर्ड यहाँ से निकल जाते हैं। हॉल पूरा शांत हो चुका था, जोकिंग और बस पैलेस लॉर्ड यहाँ पर थे। और जोकिंग देखता अब कुछ बाकी भी नहीं था तो वो भी बोलता है कि पैलेस लॉर्ड फिर मैं भी निकलता हूँ। सभी के जाने के बाद पैलेस लॉर्ड एक जेड स्लिप निकालते हैं, याओ मेंसन की तरफ देखते हैं। क्या ये था मतलब मार्किस याओ था। इधर मार्किस याओ भी मेंसन अपने लौट चुके थे, एक सीक्रेट चैम्बर में जाते बहुत गुस्से में थे और वो भी सोच रहे थे कॉन्ग लियांगजो तो नहीं हो सकता है, तो फिर गवर्नर को किसने असैसिनेट किया है। और ये सब चीज़ों में 10 दिन इस दौरान धीरे धीरे निकल जाते हैं। जू के पास वैसे भी मौका नहीं था रेस्ट करने का, पूरा दिन ऑर्डर देते रहता था, रिपोर्ट्स ये वो बहुत सारी चीज़ें थी। तो मार्किस याओ जिनका के नाम याओ टियान यानी जो भी था, वो जिन जैसा कि उन्होंने बोला था कि 1 दिन में पूरे लोग मोबिलाइज हो जाएंगे जो नॉन ह्यूमंस हैं इंसानों के अलावा, और वो हो भी जाते। कैसे किया उन्होंने, बट कर दिया था। उसके बाद वो नॉर्दर्न फ्रंट के लिए निकल जाते हैं पूरे याओ क्लैन के लोगों को लेकर के, कल्टीवेटर्स को। जोकिंग इस दौरान देखता है इन दिनों की मतलब कि जो याओ मेंसन का दिशा था ना, उधर पैलेस लॉर्ड कई बार देखते हैं किस्से में। अब जो 4 अपने ऑनर कार्ड थे उनकी वजह से जो भी लोग इधर के नहीं जाना चाहते थे बैटल में नॉन ह्यूमंस, उनको भी जाना पड़ जाता है। धीरे धीरे वॉर तो चल ही रहा था। बहुत सारे स्वॉर्ड सेजेस जो कि अलग अलग डायरेक्शन में गए थे वो वापस भी आना शुरू हो जाते हैं, खास करके 10वें दिन सभी वापस आ चुके थे। बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे 2 फ्रंट पे ना, जो मैटर था वो काफी क्रिटिकल होते जा रहा था, लोग मारे जा रहे थे, मतलब कैजुअलिटीज जिसको हम बोलते हैं, काफी शॉकिंग था। जैसे कि आखिरी 10वें दिन के शाम तक ना, जो वेस्टर्न फ्रंट वाले थे मतलब पश्चिम दिशा में जो युद्ध चल रहा था और जो उत्तर दिशा में युद्ध चल रहा था, वहां पर तो जो टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स थे या जो भी लोग थे वो तो मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं कि उन्हें इमरजेंसी सहायता की जरूरत है। तो जो सी सीलिंग काउंटी का टैबू ट्रेजर था उसे फुल्ली एक्टिवेट कर दिया गया था, वो भी कोलैप्स होने वाला था। और अगर वो कोलैप्स हो गया तो होली टाइड वाले फिर तो पूरी तरह से भाई सी सीलिंग काउंटी में खून की नदियां बहा देंगे। और अभी तक जो इंपीरियल कैपिटल से बैकअप आने वाला था वो पहुंचा नहीं था। और रिपोर्ट्स के हिसाब से जो को पता था कि इंपीरियल कैपिटल जो है दूरी में या बाकी जो काउंटीज हैं वहां पर भी ऐसा ही सिचुएशन चल रहा है। नाइट शेड एकदम अलग ही लेवल पे अटैक कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी प्रजातियां हैं उनका भी सेम हाल है, सेम लेवल पे अटैक कर रहे हैं इंसानों पे। जू ये सब रिपोर्ट इस दौरान पैलेस लॉर्ड को डिलीवर करता। वैसे तो उन्हें पता था। जू देखता है कि जब इस बार ये रिपोर्ट देने जाता तो वो आर्मर पहन रहे थे। आर्मर बहुत तगड़ा था, मतलब खतरनाक और से निकल रहा था। और जैसे ही पैलेस लॉर्ड से देखते हैं, अरे आओ मतलब मेरी मदद कर दो थोड़ी आर्मर में। अभी आर्मर में साइड में क्या बांधना है, हाथ में क्या बांधना है, ऐसी चीजें रहती है। तो जू उसी चीजों में इनकी मदद कर रहा था। ये बताते हैं कि लास्ट टाइम मैंने आर्मर पहना था
जब मेरा सबसे बड़ा बेटा ने मेरी मदद की थी, अब बहुत सालों पहले। जो को लगता मानो पैलेस लॉर्ड कितने बड़े हो चुके हैं। फिर उसे याद आता है कि गोस्टन ने बताया था कि इनके 2 बेटे थे और दोनों मारे गए। तो पैलेस लॉर्ड बताते कि मेरे बड़े बेटे ने खुद को मार लिया था। वो एक मिशन पे था होलीटाइड टेरिटरी में। मिशन उसने पूरा कर लिया था, लेकिन इस दौरान उसको उन लोगों ने ढूंढ लिया था। तो बेहतर यही था कि उसने खुद का जान ले लिया। अब दूसरा आर्मर का हिस्सा ये पहना आ रहा था, तो वो बताते कि मेरा जो दूसरा बेटा था वो बाहर पहुंच जाता था। थोड़ा इमोशनल फूल था वो, और लड़कियों के पीछे वाला लौंडा था वो। मतलब ये सीधा सीधा लौंडियाबाज नहीं बोल रहे थे, बट था वही। तो उसके खिलाफ जो प्लॉटिंग वगैरह होती है ना, मतलब उसको फंसाना बहुत आसान था। वैसे ही वो फंस गया था और मर गया। कोई जानता नहीं है ज़्यादातर वैसे तो, लेकिन मेरा एक ग्रैंडसन भी है और वो भी तगड़ा है। और वो स्माइल करते हैं, ये देख करके ज़ूस किंग हैरान था कि पहली बार पैलेस लॉर्ड को वो स्माइल करते हुए देख रहा था। और कुछ दिन पहले ज़ू को पता चला था ना कि पैलेस लॉर्ड का सरनेम कॉन्ग है। तुरंत वो कैलकुलेट कर चुका था उसी दिन जब उसको पता चला था, लेकिन श्योर नहीं था। अब पैलेस आर्मर पूरी तरह से, मतलब पैलेस लॉर्ड पूरी तरह से तैयार हो चुके थे आर्मर वगैरह पहन करके। इनका एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस हो जाता है। हेलमेट लेते हैं। फिर एजरान कहते हैं ओके, एडमिन ऑफ पैलेस और जस्टिस पैलेस को ऑर्डर भेज दो कि वो उन दोनों जो पैलेस लॉर्ड है वहाँ के, उन्हें नॉर्दर्न फ्रंट पे जाना है। वो लाइन डिफेंड करके रखना, और मैं मेरे साथ पूरे 1 लाख स्वॉर्ड सेजेस वेस्टर्न फ्रंट पे जाने वाले हैं। मुझे भी तो देखना ये जो होली टाइड के लोग हैं कितने स्ट्रांग है। जो पूछता है कब जाना है हमें, अब मुझे भी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो बदले में जवाब आता है कि तुम बैटल में नहीं जा रहे हो। मैंने हमारे बॉडी डबल का मतलब अरेंजमेंट कर दिया जो जुकिंग के जैसा ही दिखेगा, जो तुम्हें रिप्लेस कर देगा। जुकिंग चौंक जाता कि ऐसा क्यों, आर्मर से खतरनाक और आ रही थी और बहुत सारे सोल्स दिख रहे थे आर्मर पे। पैलेस लॉर्ड कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा असाइनमेंट है। मैं तुम्हें एक टॉप सीक्रेट मिशन पे भेज रहा हूँ। तुम्हें जाना है डे ब्रेक प्रीफेक्चर। वहां पर तुम कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। वहां के लोकल स्वॉर्ड से स्कोर जाना, और उसके बाद जो भी लीड्स मिले उसे फॉलो करना। जेड स्लिप ये जुकिंग को दे देते हैं। इस दौरान फिर वो एक आखिरी बार बोले जो भी जुकिंग की तरफ देखते हैं कि 15 दिन पहले ही पैलेस लॉर्ड यहीं पर मतलब मारे गए थे। अगर मैं भी मर गया, जेड स्लिप नए गवर्नर को दे देना। जितने भी मेरे पास क्लूज है ना, मैंने सब रखे हैं गवर्नर के मृत्यु से रिलेटेड, और तुम भी इसको स्टडी कर सकते हो। और वो बोलते हैं देखो गवर्नर की मृत्यु जो थी इतनी सिंपल नहीं थी। होली टाइड वालों का असैसिनेशन नहीं था। गवर्नर जो थे हाफ स्टेप स्मोल्डरिंग गॉड लेवल पे थे। इतना आसानी से तो नहीं उन्हें मारा नहीं जा सकता। और उन्होंने फाइट भी नहीं किया जब सामने वाले ने अटैक किया। जो भी वो उस तरह से मरे जानबूझ के, लेकिन जो भी है वो मर तो चुके हैं। और मेरे पास भी समय नहीं कि मैं इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि बैटल चल रहा है। और मैं तुम्हें इस जेड स्लिप के साथ इसलिए ट्रस्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास तो और कोई है नहीं भरोसे के लिए। मेरा जो पोता है यानी ग्रैंडसन बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है। ऐसी जिम्मेदारियां उसके लिए सही नहीं है। याओ टियान यान और लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, या पैलेस लॉर्ड्स हो गए जस्टिस पैलेस या एडमिनिस्ट्रेशन पैलेस के, उन लोगों पर भी मुझे डाउट है। करेक्शन डिवीजन तो पूरी तरह से जा चुके हैं। करेक्शन डिवीजन कैसे गया, उसके पीछे कोई अंदर का बंदा होगा। मुझे मालूम है कि ज्यादातर लोग मुझे भी इसमें मतलब सस्पेक्ट यानी संदिग्ध देख रहे होंगे। और वो बोलते देखो तुम्हें 30,000 मीटर की लाइट मिली तो तुम पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। जो भी वो ट्रेटर है ना धोखेबाज, वो खतरनाक है और हमें उसे जल्दी डिस्कवर करना पड़ेगा, नहीं तो सी सीलिंग काउंटी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और उसके बाद ये जोकिंग को एक कमांड मेडेलियन देते हैं कि पूरे वर्सेस फैसिलिटी का ना जोकिंग के पास एक्सेस मिल जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड एरिया का भी। नहीं तो नॉर्मली तुम्हें बैटल क्रेडिट्स वगैरह खर्च करने पड़ते हैं, और इसके थ्रू तुम जो काउंटी हमारे काउंटी का टैबू ट्रेजर है उससे भी फुली कमांड कर सकते हैं। ये तुम्हें सेफ रखेगा। तो ये बेसिकली एक ब्लू कमांड था जो ये जोकिंग को दे देते हैं, और फिर अब जाने लगते हैं। दरवाजे के पास थे, फिर जोकिंग से कहते हैं तुम्हें याद है जब पहली बार हम मिले थे 1 साल पहले, तो मैंने तुम्हें कहा था। जोकिंग बोलता है हाँ। तो बोलते हैं रिपीट करो। तो वो ये वही शब्द रिपीट करता है कि हर एक स्वॉर्ड से एक तलवार की तरह शार्प होता है। पैलेस लॉर्ड ये सब सुनते हैं, हंसते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं और जाते जाते कहते हैं मैं भी तो स्वॉर्ड सेज हूँ। तो इसी रात को जो नॉर्दर्न फ्रंट पे जाना था ना एडमिन पैलेस के, पैलेस लॉर्ड को और जस्टिस पैलेस के, ये लोग निकल जाते हैं। और उसके बाद पैलेस लॉर्ड कॉन्ग 1 लाख स्वॉर्ड सीजर्स को लेकर के वेस्टर्न फ्रंट पे निकल जाते हैं। और ऑब्वियसली भाई स्वॉर्ड सीजर्स वाले ज्यादा तगड़े थे। क्या टीम थी इनके पास। जोकिंग इन्हें चाहते हुए देखता है बेसिकली माउंटेन पे खड़े होके काउंटी कैपिटल के। अपनी ऑरा को तो छिपा चुका था, और इनके जाने के बाद इसका एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाता है। प्रीफेक्चर की तरफ देखता है, क्योंकि वहां पर तो ये पहले भी जाना चाहता था, क्योंकि वहीं पर तो वो लोकेशन है ना माउंट डेब्रेक, जहां पर शायद इसके माँ बाप को दफनाया था इसके उस भाई ने। इन सब सियान जो भी है, जाते जाते मतलब जब ये निकलता है तो वो जेड स्लिप जो इसे पैलेस लॉर्ड ने दिया था उसे पढ़ना भी शुरू करता है। वैसे तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, बट इसमें छोटे छोटे और भी डिटेल थे। उसमें एक चीज और पढ़ता है, ये लाइट मोस्ट फिट है वो पिल। अब सोचो टाउ ऑफ मेडिसिन ये बंदा पढ़ता, लेकिन इसे इस पिल के बारे में पता ही नहीं था। ये बेसिकली एक टैबू पिल है, उसमें लिखा हुआ था जो जेड स्लिप था।
उसको बैन क्यों किया गया था, मतलब टैबू क्यों बनाया गया था? क्योंकि बहुत सारे लोग उस पिल के पीछे पड़ गए थे एंशिएंट टाइम में। वो पिल ऐसा है, नॉर्मल लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट के लीडर्स होते हैं ना, उन पे बहुत तगड़ा काम करता है, तुरंत मार देगा, क्योंकि वो डेस्टिनी ऑरा से रिलेटेड है। ये पिल इसलिए बनाया गया था कि ये जो एंशिएंट स्पिरिट्स थे उस समय, उनको रजिस्ट करने के लिए सन की ऑरा से बनाया गया था, और इसके थ्रू असैसिनेट किया जाता था लोगों को जिनके पास भी डेस्टिनी ऑरा था, या जो भी नॉन ह्यूमन पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको। कहा ऐसा भी जाता है कि इस बिल के थ्रू 3 नॉन ह्यूमन एम्परर्स को मारा गया था। क्योंकि देखो, जो इम्पोर्टेंट लीडर होता है ना, उसके आसपास ऑब्वियसली डेस्टिनी ऑरा होता ही है। तो डेस्टिनी ऑरा है और ये पिल का या इस्तेमाल करोगे आप, कैसे मरते हैं, बस वो पिल खाएं तो निपट जाते हैं। तो उनके हिसाब से ये पिल एक रीजन हो सकता है। और उसमें भी वो भी लिख रहे थे कि करेक्शन डिवीजन में जो हुआ ना, वो भी काफी हैरानी वाली बात थी। क्योंकि देखो, करेक्शन डिवीजन में एक गॉड का क्लोन को इम्प्रेजन किया गया था, और जो वो गॉड है ना, वो फॉरबिडन बाय द इमॉर्टल मिस हो रहा है, और उसको यहाँ पर मतलब कैसे सील किया गया था, थ्रू डेस्टिनी हो रहा, और उसको भुलवाने वाली बीमारी दे करके। क्लोन को लगता था कि वो स्पिरिट ऑटोमेशन है करेक्शन डिवीजन का, जिसको कि हर समय, अगर आपको याद हो तो पैलेस लॉर्ड बोलते थे, अरे तुम स्पिरिट ऑटोमेशन हो, उसकी आंख खुलती थी। तो जो भी इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा, उसे D-132 की फाइल पढ़नी चाहिए। मतलब कह सकते हो कि जो D-132 था ना, पूरे करेक्शन डिवीजन का मेन जेल था। और मेरे सेक्रेटरी जनरल जोकिंग से कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि इस समय, मतलब कुछ समय पहले ही D-132 का गार्ड था, और बेसिकली जिसे कि मैं अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहता हूँ। और उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि बेसिकली उस D-132 के अंदर में गॉड क्लोन का जो फिंगर था वो था, और स्पिरिट मैनिफेस्टेशन था डेस्टिनी ऑरा का, सी सीलिंग काउंटिंग के। ये जो गॉड क्लोन है ना, मतलब फॉरबिडन बाय द इमॉर्टल वाला, जिसका उंगली भी वहां पर था, वो खतरनाक था। जो भी उसे याद रखेगा ना, उसका पूरा जो कर्ज है, उसका जो दुर्भाग्य है, उस इंसान को या जो भी रहेगा उसको लग जाएगा। और ऐसे इसलिए बहुत सारे लोग मरे थे जो भी उसमें जेलर बने थे। तो डेस्टिनी ऑरफ में इसलिए रखा गया था कि गॉड की मेमोरीज खत्म होती रहे, जिसने भी उसे गार्ड की तरह सर्व किया, कि कर्मा खत्म होता रहे। तो उनका ये था, ये वाला चीज डालने का, कि गवर्नर का मृत्यु उससे रिलेटेड नहीं है, मतलब करेक्शन डिवीजन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि करेक्शन डिवीजन तो बहुत लंबे समय से है, कितने गवर्नर आए गए, बट करेक्शन डिवीजन तो पहले से था। मैं हर एक कैलकुलेशन करने के बाद मेरा मेन फोकस जा रहा है लाइट मोस्ट फिट हवक पेल पर। तो उसके लिए वो कुछ तो क्लासिफाइड डोजियर 19 का जिक्र कर रहे हैं। मैं ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि समय भी नहीं मेरे पास, एनिमीज बहुत सारे हैं, सी सीलिंग काउंटी काफी मतलब खतरे में है, सीक्रेटली तो ये मिशन कर भी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं अपने सेक्रेटरी जनरल जोकिंग को भेज रहा हूँ कुछ स्पेसिफिक क्लूज के लिए, और उसे डे ब्रेक लाइट में जाना है। क्योंकि देखो, लाइट मोस्ट फेट हैवॉक पिल को अगर आपको एक्टिवेट करना, तो एक स्पेशल एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, वो पेरिश सन की, मतलब जो सन खत्म हो गया है, जिसकी ऑरा थोड़ी बहुत बिखरी हुई है, और वो ऑरा मिलती है माउंट डे ब्रेक में। जो भी इस प्लॉट के पीछे है, जिसने भी गवर्नर को मारा हुआ है, जो भी बहुत काफी शातिर है, स्किल्ड है। हालांकि माउंट डेब्रिक से हमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन शायद, लेकिन हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, शायद मैं बैटल में मारा भी जाऊं। आगे जो भी इन्वेस्टिगेट करेगा वो जोकिंग से पूछ सकता है। फिलहाल रात का समय था, जोकिंग ऐसा पड़ रहा था, स्लिप रखता है और एक बार वेस्टर्न फ्रंट की तरफ देखता है, और उसके बाद डेब्रिक प्रीफेक्चर की तरफ निकल जाता है। इस दौरान कुछ दिन निकल चुके थे। लोगों को तो, आम जनता को ये लगता था ना कि जोकिंग पैलेस लॉर्ड के साथ गया बैटल फील्ड में। जो ने कंसीलमेंट मैजिक भी अपने ऊपर यूज कर लिया था, आर्च इमॉर्टल ने जो इसे दिया था। और फिलहाल ये उस लोकेशन पे पहुंच चुका था, जो कि काउंटी कैपिटल और डेब्रेक प्रीफेक्चर के बीच में था। लेकिन यहाँ पर, जहाँ पर ये जा रहा था, यहाँ पर हवा इतनी तेज चलती थी, ऊपर में बहुत सारे स्पेशल रिफ्ट खुल जाते थे, तो आपको जमीन के रास्ते ही जाना पड़ेगा। और वो जो सन यहाँ पर खत्म हो गया था ना एक, उसकी वजह से ऐसा सीन हुआ था, इसलिए यहाँ के हवा को भी सन विंड कहा जाता है। तो वही लोग उड़ सकते हैं यहाँ पर जिनका कल्टिवेशन बहुत ऊपर हो। तो अगर बीच बीच में हवा रुकता तो जोकिंग उड़ता था, नहीं तो नॉर्मली ग्राउंड के रास्ते जा रहा था। देखो, जोकिंग तो स्वॉर्ड से यूनिफॉर्म भी पहन के नहीं था, क्योंकि इसको भाई एक स्पाई मिशन पे है, जो भी बोलो, नॉर्मल कपड़ों में जा रहा था। बहुत सारे लोग इससे मिलते, छोटे छोटे इंसान, अलग भी इंसान जो नहीं भी होते हैं, जो इसकी तरफ लालच से देखते थे। उसको मालूम था ये जब अभी ऐसे नॉन ह्यूमंस, तो जब होली टाइड वाले यहाँ पर पूरी तरह से आ जाएंगे, तो ये लोग भी उनके साथ मिल जाएंगे। तो पैलेस लॉर्ड कॉन्ग सही थे, अगर नॉन ह्यूमंस को वो फोर्स नहीं करते ना भाई, जो और वर्ष हो जाती। जू अपने जर्नी को कंटिन्यू करते रहते, ह्यूमन सेक्ट भी इससे मिलते थे, और ज्यादातर लोगों ने अपने स्पेल फॉर्मेशन से पूरा अपने हेडक्वार्टर को सील कर दिया था। तो बहुत सारे कल्टिवेटर्स उनके वॉर में भी तो थे, और बहुत सारों ने तो अपने टैबू ट्रेजर भी एक्टिवेट कर दिए, कंट्रोल काउंटी कैपिटल को दे दिया था। बहुत सारे टैबू ट्रेजर इससे एक्टिवेट होते थे अपने अपने लोकेशन से, फिर वो अटैक करते थे सामने दूर में, क्योंकि टैबू ट्रेजर का रेंज अच्छा होता है। तो जू को समझ में आ रहा था कि भाई वॉर तो खतरनाक चल रहा है। इस प्रोसेस में 2 दिन और निकल जाते हैं, और अगर रात भर ये ट्रैवल करता है तो डेबिक प्रीफेक्चर के बॉर्डर पे पहुंच जाएगा। तो फिलहाल ऐसा
सूर्यास्त का समय था यार, जोकिंग एक गाँव के पास था। इस जगह के बारे में से थोड़ा विचित्र लगता है। यहाँ जो पेड़ थे ना वो ज़मीन से नहीं उग रहे थे, वो हवा में तैर रहे थे। पक्षियाँ एक ही जगह मानो अटकी पड़ी थी। सन विंड मानो उन्हें हर्ट हर्ट कर रहा था। ये जो यहाँ का अलग प्रकार का जो हवा था। ज़मीन का हालत और खराब। घर जो थे उल्टे थे। गाँव का कुछ हिस्सा गायब होता था फिर प्रकट होता था। और जब रात हो जाता चीज़ें बदल जाती, चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी। जो सामने में कुत्ता था वो भी बदल जाता था। अब ज़ू के पास से कुछ समय तो था नहीं वेस्ट करने का। गाँव का गोल चक्कर मार के कि बीच से गाँव से ना गुजरना पड़े सीधा-सीधा और वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वैसा करता है ना, गाँव जो होता है ना वो ट्रेम्बल काँपने लगता है। घर को पैर आने लगते हैं, उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जोकिंग पलटता है, बिल्डिंग फिर गिर जाते हैं, अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। अब जोकिंग अपने शैडो को आगे भेजता है। उसको तो मानो भूख लगी थी, लार टपका रहा था वो कि मैं भूखा हूँ, भूखा हूँ। फिर जोकिंग को याद आता कि जब ये एंशिएंट स्पिरिट वर्ल्ड में था, वो मेजर वर्ल्ड में, तो इसने वहाँ भी कुछ खाया था, फिर उल्टी करने लगा था जोकिंग इस दौरान। अब सोचता है यार काम तो इसने काफ़ी किया है, इसको कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो गाँव की तरफ बढ़ता है, वो कुत्ते के पास जो कि एक ओफ में बदल जाता था। अपना मुँह फाड़ने लगता है, तभी शैडो उसको कवर कर लेता है। अब इस दौरान गाँव में बहुत सारे आँखें ऐसे दिखने लगती हैं हर एक बिल्डिंग पर। जोकिंग की तरफ देखती हैं सभी आँखें, फिर बंद हो जाती हैं। वो कहता है खा लो। मस्त अपना हाथ ऐसा बंद करके खड़ा था। शैडो काफ़ी एक्साइटेड था इस दौरान, मतलब एकदम आज्ञाकारी बन चुका था। अब इस बिल्डिंग को समझ में आता है, जो पूरा गाँव होता है, कि इस जोकिंग के साथ फालतू में हमने पंगा लिया। वो भागने लगते हैं हर एक घर, लेकिन अब लेट हो चुका था। शैडो सबको खाना पचाना शुरू कर चुका था। यम यम यम। शैडो हर चीज़ डिवोर कर रहा था, हड्डी कंकाल कुछ नहीं छोड़ रहा था। पैट्रियार्च इस दौरान प्रकट होते हैं, काफ़ी एक्साइटेड थे। वो ऐसा दिखाना चाह रहा था कि मैंने भी तो पास में बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन जोकिंग इग्नोर मार देता फिलहाल। पैट्रियार्च को लगता है, यानी कि मास्टर फ्री स्पिरिट को, कि इन्हें और चौकन्ना होना पड़ेगा। अभी बहुत सारे किताब पढ़ते तो उन्हें याद आता है कि मेन कैरेक्टर के पास एक पालतू कुत्ता जैसा होता है, पालतू होता है। बाद में मेन कैरेक्टर उस पालतू चीज़ को भूल जाता, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर मतलब जोकिंग मुझे बोल रहा है मुझे जल्दी से कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। फिंडिस जू से पहले मैं नासेंट सोल पावर पे जाना चाहूँगा, तो फिर मतलब मुझ पर वो ध्यान देगा। शैडो इस दौरान जो था ना हर चीज़ खा रहा था, मतलब जीभ वो लपका रहा था, उसकी जीभ भी दिख रही थी। तभी जोकिंग का वजह से तुम ज़्यादा ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि सामने बहुत सारे टेंड्रल्स दिख रहे थे जिन्हें कि अब ये उसे भी डिवोर कर जाता है, चाहे कुछ भी आ जाए, मिस्ट आ जाए या कुछ भी। और कुछ जो टेंड्रल्स है जैसे ये कहा गया था ना, वो इसके बॉडी में एक्सप्लोड कर जाते हैं, तो ये बिखर जाता है छोटे छोटे हिस्सों में। जोकिंग भी देखकर हैरान था, जो एक्सप्लोड करता है ना खुद को बीस्ट इसके अंदर पेट के, वो बाहर आ जाता है और जुड़ जाता है। शैडो भी हैरान, शैडो उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है, जो बंदा सामने वाला था बीस्ट या जो भी, वो बोलता है अच्छा तुम क्रूज को कमांड करते, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं 2 साल बंद था, 200 साल बंद था करेक्शन डिवीजन में। अच्छा ऐसी भी टेक्निक सब आ चुकी है, मैं पहले तुम्हें डिवोर करूंगा। बीस्ट एकदम एक्सप्लोड करता, जोकिंग की तरफ बढ़ता है, क्योंकि जोकिंग एक ग्रुप को कंट्रोल करता था ना, शैडो को। वो कहता है अच्छा करेक्शन डिवीजन। ये बंदा जब बीस्ट आगे बढ़ता ना, उसके बहुत सारे चमड़ी उमड़ी ना ऐसा जो जोकिंग की तरफ पड़ते हैं, एक चंक को पकड़ता है और उसको ऐसा खींचने लगता है, तो ये जो पीस था वो चीखना शुरू करता है और वो जो चमड़ी का हिस्सा था वो गायब हो जाता है। उसके हाथ में छोटा सा, वो बोलते हैं ना बौना सा एकदम हाथ में दिखता है, कि एक ही आंख थी, खोपड़ी भी आधा से ज्यादा गायब थी। मतलब किसी ने इसका पूरा दिमाग ही निकाल लिया था आधे से ज्यादा। तो जोकिंग को मालूम था कि जेलर्स ऐसा भी करते हैं एक्सपेरिमेंट करने का, तो शायद ये जो बौना था वो एक एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट रहा होगा। अब जोकिंग का शैडो इस दौरान से घेर लेता है, इस बौने की तरफ देखने लगता है, क्योंकि ये इसके कलर का ही दिखता था। एम्प कहता है इस दौरान, बौने को इम्प बोलते हैं अपन, कि मुझे मार नहीं सकते, मेरे बॉस जो है वो पैट्रियार्च मडलस्की और स्टोनफील्ड सी क्रशर है, D132 के हैं। हमने D132 का तो नाम सुना ही होगा, क्यों नहीं, है ना, मतलब बहुत सी चीजें बोलता है। मैं तो मालूम है ना, करेक्शन डिवीजन का सबसे मिस्टीरियस लोकेशन था वो। अगर तुम मुझे कुछ करोगे तो वो तुम्हें छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि इसको पता नहीं था इस बॉनी को कि जोकिंग कौन था। क्योंकि देखो नॉर्मल था ना कि D132 में ज्यादा जेलर जाते भी नहीं है, जो भी जाते हैं मारे ही जाते हैं। जोकिंग इसे निपटाने ही वाला था, लेकिन जब वो D132 का नाम सुनता है, फिर पैट्रियार्च वो मॉडल्स की समथिंग समथिंग सुनता है, तो ये बोलता अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो पैट्रियार्च की तरफ फेंक देता है, कहता है लोकेशन निकालिए। पैट्रियार्च एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब ठीक है, इस बौने की तरफ पढ़ते हैं। और उधर बस चीखे ही चीखे सुनाई देती है। आधा घंटा का समय गया होगा, पैट्रियार्च पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल चुके थे इस बौने से और उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ पर एक इन्हें माउंटेन दिखाई देता है, इल्यूजनरी था, और ये फिर बोलता है, मतलब मास्टर फ्री स्पिरिट बोलते हैं पैट्रियार्च अपने की, वो जो बौने ने बताया था ये लोकेशन होना चाहिए। और बहुत सारे क्रूज भी हैं, इन सभी को बेसिकली उन दोनों ने रिक्रूट किया है। अगर आप बोलो तो मैं शैडो के साथ जाता हूँ, एरिया को स्काउट करके पहले आता हूँ। जब वो 2 बॉसेस प्रकट होंगे तब तक ये जोकिंग बीच में बोलता है उसकी जरूरत नहीं, मेरे पास समय नहीं है वेस्ट करने। पूरा मिस्टी माउंटेन की तरफ जोकिंग खुद बढ़ जाता है। कंसीलमेंट मैजिक्स ने ऑब्वियसली इसके ऑरा को वैसे भी छिपा के रखा था। अब जब अंदर पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारे
ये जो ग्रूज थे वो हाउलिंग करना शुरू कर देते हैं, गरजना शुरू कर देते हैं। अब इस दौरान वो जो इम्प था ना, छोटा-सा बौना, जो कि पैट्रियार्च के हाथ में था, मास्टर फ्री स्पिरिट के, वो डर जाता है, लेकिन फिर भी स्लो नहीं होता है। बहुत सारे ये जो क्रूज़ आते थे इसके 30 मीटर के रेंज में, वो पहले ही गायब हो जाते थे, ऑब्वियसली क्योंकि अपना शैडो था साथ में। अब जितने भी लोग यहाँ पर थे ना, ऐसे क्रूज़ या अलग-अलग प्रजाति, उनको समझ में आया था कुछ तो गड़बड़ है। बोलता अभी कौन है वो अंधा कुत्ता जो कि मेरे रहते हुए यहाँ पर ऐसा सीन क्रिएट कर रहा है। वो आज जानी-पहचानी थी। खोपड़ी यहाँ पर हमें दिखाई देता है और खोपड़ी के नीचे में ना एक गार्जियन लायन की तगड़ी बॉडी थी, स्टोन लायन की। दोनों जोड़े हुए दिख रहे थे लेकिन फिर भी अच्छे नहीं लग रहे थे। किंग देखता अच्छा, वो जो बौना था चिल्लाने लगता है कि बॉसेस, क्योंकि वो दो अलग-अलग लोग थे ना, लायन अलग था और वो खोपड़ी अलग था। तो बॉसेस मदद करिए। अब जैसे ही वो खोपड़ी था ना, वो बोलना शुरू ही किया था कि जिसने भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट किया ना, तभी उसकी नजरें जोकिंग से मिल जाती, उसकी फट जाती। क्या 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 आंखें एकदम बड़ी-बड़ी हो जाती। क्या देख रहा है? 7-8 बार ऐसे आंखें बंद करके खोलता है। तुरंत वो बौना बोलता है कि बॉसेस, 2 लोग थे क्योंकि आपको इससे मारना पड़ेगा। खोपड़ी लेकिन इस दौरान कुछ सुनता भी नहीं, भागना शुरू करता है। टून लायन जो था वो और तेजी से रिएक्ट करता है। उसके 4 पैर, वो तो टॉप स्पीड में भागता है। खोपड़ी जो था ना, लायन के ऊपर बैठा हुआ था, क्योंकि लायन तेजी से भागता है तो खोपड़ी ऐसा, उसकी स्पीड तो थी नहीं भाई, पैर हाथ तो है नहीं, फिर भागने लगता है। और फिर ये पूछता है कि तुम्हें तो वॉर में होना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लुकिंग इन इसके पीछे बढ़ता है, इनके इन दोनों के पैट्रियार्च भी साथ में आगे बढ़ते हैं। और वो जो बौना था वो तो हैरान था कि बॉसेस आप दोनों। चिल्लाता है कि तुम्हें पता ही नहीं है, असली बॉस तो ये है, वही वही बंदा है, वही गार्ड है डी 132। और मैं अभी जस्ट फ्री हुआ था और तेरी वजह से तुमने इस शैतान को यहाँ पर ला दिया। मुझे पता भी है इसने मुझे कितने बार मारा है, क्योंकि अगर आपको याद हो जोकिंग इसे बहुत पीटता था खोपड़ी को, लेकिन फिर वो भूल जाता था जब जेल से बाहर निकलता था। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।